हेलो दोस्तों, मेरे इस चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लोग देखने वाले हैं भौतिकी विज्ञान, यानी क्लास 10 का विज्ञान का एक जो आपका कह सकते हैं पार्ट है, वह है भौतिकी। आपको पता है कि विज्ञान को 3 पार्ट में बांटा जाता है। एक होता है भौतिकी विज्ञान, दूसरा होता है रासायनिक विज्ञान और तीसरा होता है जीव विज्ञान। ठीक है, तो हम लोग आज भौतिकी विज्ञान को कंप्लीट करेंगे। यानी भौतिक विज्ञान में जितने भी चैप्टर है क्लास 10 में, सारे का ऑब्जेक्टिव आज हम लोग देखेंगे चैप्टर वाइज। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और एक बात बता दो जानकारी के लिए कि इस चैनल में आपको क्वेश्चन बैंक का भी सॉल्यूशन कराया जा रहा है। ठीक है, तो आप इस चैनल में जुड़ें। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन की घंटी को दबा दें, ताकि हम जब जब भी वीडियो डालेंगे आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और देखिए, आज का जो है पहला प्रश्न है, यानी जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इस चैप्टर का जो पहला प्रश्न है वह है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस लगा रहता है। इसमें से आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कोई एक ही ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो उसी को आपको चूज करके लगाना है। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन दिया हुआ है उत्तल लेंस, दूसरा दिया हुआ है अवतल लेंस, और तीसरा दिया हुआ है बाइफोकल लेंस, और चौथा दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी उत्तल लेंस। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन है, आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं। आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं। इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है रेटिना, दूसरा दिया हुआ है आइरिस, तीसरा दिया हुआ है पुतली, और चौथा दिया है कार्निया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी आइरिस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ आपका पुतली, दूसरा दिया हुआ है कॉर्निया, तीसरा दिया हुआ है आइरिस, और चौथा दिया हुआ है रेटिना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी आइरिस। चौथा नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण है, इसमें कौन सा कारण है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन में दिया हुआ है जरा दूरदृष्टा, तीसरा दिया हुआ है समभजन, और चौथा दिया हुआ है निकट दृष्टि, और डी में ऑप्शन दिया हुआ है आपका दीर्घ दृष्टि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी निकट दृष्टि। ठीक है, चलिए पांचवा प्रश्न है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है। पहला ऑप्शन इसमें दिया हुआ है कॉर्निया, दूसरा दिया हुआ है परितारिका, और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है पुतली, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है दृष्टिपटल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी दृष्टिपटल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 6 नंबर प्रश्न है, सामान्य दृष्टि के अवयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है, लगभग कितना होती है। इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है 25 मीटर, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर, और तीसरा ऑप्शन में दिया हुआ है यानी ऑप्शन सी में 25 सेंटीमीटर, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है 2.5 मीटर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 25 सेंटीमीटर। यानी आप 25 सेंटीमीटर तक आप अल्प दूरी तक क्या है कि आप सुस्पष्ट दर्शन कर सकते हैं, यानी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। 7वां नंबर प्रश्न है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है पुतली द्वारा, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है दृष्टिपटल द्वारा, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है पंचमाभि द्वारा, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है परितारिका द्वारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी पंचमाभि द्वारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 8, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कौन सा प्रतिबिंब बनता है। पहला ऑप्शन में दिया हुआ है वास्तविक तथा उल्टा, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है आभासी एवं सीधा, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है वास्तविक तथा सीधा, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है आभासी एवं उल्टा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी वास्तविक तथा उल्टा। 9 नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूरबिंदु कितनी दूरी पर होती है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, दूसरा दिया हुआ है 25 मीटर, तीसरा दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, और चौथा दिया है अनंत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी अनंत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। 10वां नंबर प्रश्न है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करती है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है पुतली, दूसरा दिया हुआ है कॉर्निया,
तीसरा में दिया हुआ है परितारिका और चौथा में दिया हुआ है रेटिना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी पुतली। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, जब हम सामान्य नेत्र में किसी बीम की दूरी में वृद्धि करते हैं तो अभिनेत्र लेंस से प्रतिबिंब दूरी, पहला ऑप्शन दिया हुआ है बढ़ जाती है, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है घट जाती है, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है में कोई परिवर्तन नहीं होता और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है नेत्र गोलक में साइज पर निर्भर करती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी हो जाएगा इसमें में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है। इसमें पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है उत्तल लेंस, दूसरा दिया हुआ है अवतल लेंस, तीसरा दिया हुआ है बाइफोकल लेंस और चौथा दिया हुआ है बेलनाकार लेंस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी अवतल लेंस। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, दीर्घ दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है। इसका पहला ऑप्शन दिया हुआ है उत्तल लेंस, दूसरा दिया हुआ है अवतल लेंस, तीसरा दिया हुआ है बाइफोकल लेंस और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है बेलनाकार लेंस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी उत्तल लेंस। चलिए अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है, जरा दूरदृष्टि को किस लेंस से दूर किया जाता है। इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है उत्तल लेंस, दूसरा दिया हुआ है अवतल लेंस, तीसरा दिया हुआ है बाइफोकल लेंस और चौथा दिया हुआ है बेलनाकार लेंस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी बाइफोकल लेंस। चलिए अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न है, पंद्रह नंबर प्रश्न है, सफेद प्रकाश का अवयवी रंगों में टूटने की क्रिया को कहते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है स्पेक्ट्रम, दूसरा दिया हुआ है वर्ण विपेक्षण और तीसरा दिया हुआ है अपवर्तन और चौथा दिया है परावर्तन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वर्ण विपेक्षण। चलिए 16 नंबर प्रश्न है, सफेद प्रकाश में कितने रंग होते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 5, दूसरा दिया है 6, तीसरा दिया हुआ है 7 और डी में दिया हुआ है 9। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 7 रंग होते हैं। ठीक है, 17 नंबर प्रश्न है, प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। पहला दिया हुआ है बैगनी, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है हरा, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है लाल और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है पीला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी लाल। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न है, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है बैगनी, दूसरा दिया हुआ है हरा, तीसरा दिया है लाल और चौथा दिया हुआ है पीला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी बैगनी। चलिए अगला प्रश्न 19 नंबर क्वेश्चन है, किसी प्रिज्म के द्वारा उत्पन्न वर्ण क्रम में सबसे कम विचलन जिस रंग का होता है वह होता है या वह है कौन सा रंग है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है पीला, दूसरा दिया हुआ है नीला, चौथा दिया हुआ है लाल और तीसरा दिया हुआ है हरा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी लाल। 20 नंबर प्रश्न है, किसी प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश के विपक्षण वर्ण क्रम में अधिकतम विचलन वाला रंग है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है आपका यहाँ पर बैगनी, दूसरा दिया हुआ है लाल, तीसरा दिया हुआ है नीला और चौथा दिया हुआ है हरा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी बैगनी। चलिए 21 नंबर प्रश्न है, प्रिज्म के विचलन का कोण सबसे अधिक होता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है बैगनी रंग के लिए, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है आसमानी रंग के लिए, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है लाल रंग के लिए और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है हरा रंग के लिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी बैगनी रंग के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है, इंद्रधनुष बनता है प्रकाश के। पहला ऑप्शन दिया हुआ है अपवर्तन तथा परिकिरणन के कारण, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है अपवर्तन तथा अवशोषण के कारण, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है वर्ण विक्षेपण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है वर्ण विपेक्षण तथा फोकसिंग के कारण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी वर्ण विपेक्षण तथा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। ठीक है, चलिए 23 नंबर प्रश्न है, इंद्रधनुष के निर्माण के लिए निम्न में से प्रकाश की कौन सी घटना सही है। पहला दिया हुआ है परिकर्णन, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है विवर्तन, तीसरा दिया हुआ है वर्ण विपेक्षण और चौथा दिया हुआ है ध्रुवीकरण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी वर्ण विपेक्षण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है, रात में तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश के। पहला ऑप्शन दिया हुआ है परावर्तन से, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है विवर्तन से, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है अपवर्तन से और ऑप्शन डी में दिया हुआ है क्योंकि तारे ऊर्जा
उत्सर्जित करते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी अपवर्तन से। चलिए 25 नंबर प्रश्न है, प्रकाश के नीले रंग का कारण है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है प्रकाश का अपवर्तन, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है प्रकाश का परावर्तन, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है प्रकाश का परिकिरणन और ऑप्शन डी में दिया हुआ है प्रकाश का विक्षेपण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी प्रकाश का परिकिरणन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है, वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी से आसमान का रंग दिखाई देता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है काला, दूसरा दिया है नीला, तीसरा दिया हुआ है नारंगी और चौथा ऑप्शन दिया है लाल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी काला दिखाई देता है। ठीक है, चलिए 27 नंबर प्रश्न है, खतरों के निशान के रूप में किस रंग का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है बैगनी, दूसरा दिया है लाल, तीसरा दिया है हरा और ऑप्शन डी में दिया हुआ है पीला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी लाल हो जाएगा। ठीक है, चलिए 28 नंबर प्रश्न है, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल होता है क्योंकि। पहला ऑप्शन दिया हुआ है वायुमंडल लघु तरंगों को अधिक अवशोषित करता है, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है वायुमंडल व दीर्घ तरंगों को अधिक अवशोषित करता है और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है यानी तीसरा में दिया हुआ है वायुमंडल लघु तरंगों तक का अधिक परिकीर्णन करता है और ऑप्शन डी में दिया हुआ है वायुमंडलीय दीर्घ तरंगों का अधिक परिकीर्णन करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी वायुमंडल लघु तरंगों का अधिक परिकीर्णन करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अब हम लोग आते हैं, हम लोग का उस चैप्टर से जितने भी प्रश्न हो सकता था सारा हम लोग का हो गया कंप्लीट। अब हम लोग आते हैं, चैप्टर का नाम है विद्युत। इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं सारे को हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए इसका पहला जो प्रश्न है वह है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है आपको बताना है। इसमें 4 ऑप्शन इसमें भी दिया हुआ है, इसमें कोई एक सही होगा उसमें आपको टिक लगाना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है वोल्ट, दूसरा दिया है ओम, तीसरा दिया है कूलम और चौथा दिया है एम्पियर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कूलम। ठीक है, क्वेश्चन 2 है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है वोल्ट, दूसरा दिया है ओम, तीसरा दिया है कूलम और चौथा दिया है एम्पियर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी एम्पियर। तीसरा प्रश्न है विभव का एसआई मात्रक है। पहला दिया है वोल्ट, दूसरा दिया है ओम, तीसरा दिया है कूलम और चौथा दिया है एम्पियर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी वोल्ट। चलिए अगला प्रश्न, चौथा नंबर प्रश्न है विभवांतर का एसआई मात्रक है क्या है आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया है वोल्ट, दूसरा दिया है ओम, तीसरा दिया है कूलम और चौथा दिया है एम्पियर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी वोल्ट। चलिए पांचवा नंबर प्रश्न है प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है वोल्ट, दूसरा दिया है ओम, तीसरा दिया है कूलम और चौथा दिया है एम्पियर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ओम, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, देखिए छठा नंबर प्रश्न है विशिष्ट प्रतिरोध यानी प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है। इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है ओम का पावर -1 मीटर पावर -1, बी ऑप्शन में दिया हुआ है ओम का पावर -1 मीटर, सी ऑप्शन में दिया हुआ है ओम मीटर का पावर -1 और डी में दिया हुआ है ओम मीटर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ओम मीटर। ठीक है, सातवां नंबर प्रश्न है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है जूल, दूसरा वाट, तीसरा कूलम और चौथा ओम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी वाट। आठवां नंबर प्रश्न है निम्न में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है। इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है जूल बटे सेकेंड और दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है जूल इंटू सेकेंड और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है सेकेंड बटे जूल और चौथा दिया है इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी जूल बटे सेकेंड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है ओम मात्रक है। पहला ऑप्शन दिया है ऊर्जा का, दूसरा दिया है प्रतिरोधकता का यानी प्रतिरोध का और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है धारा का और चौथा दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी प्रतिरोधक का। ठीक है, चलिए 10वां नंबर प्रश्न है विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है किलोवाट घंटा, दूसरा दिया हुआ है वाट घंटा, तीसरा दिया हुआ है जूल और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है तीसरा में दिया हुआ है वाट और चौथा में दिया है जूल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी किलोवाट घंटा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है किलोवाट घंटा किस राशि का मात्रक है। पहला ऑप्शन दिया है ऊर्जा का यानी विद्युत ऊर्जा का। ठीक है, दूसरा दिया है विद्युत शक्ति का, तीसरा ऑप्शन दिया है विद्युत धारा का और चौथा ऑप्शन दिया है प्रतिरोध का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी विद्युत ऊर्जा का। ठीक है, चलिए 12 नंबर प्रश्न है विद्युत परिपथ की शक्ति होती है।
पहला ऑप्शन दिया हुआ है v इंटू आर, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है v स्क्वायर आर, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है v स्क्वायर बटे आर और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है v स्क्वायर आर इंटू आई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी v स्क्वायर बटे आर। ठीक है। 13 नंबर प्रश्न है v बटा आई का अनुपात कहलाता है। से पहला ऑप्शन दिया हुआ है प्रतिरोध, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है चालकता, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है विभव और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है विभवांतर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी प्रतिरोध का। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है एमीटर, दूसरा दिया हुआ है वोल्ट मीटर, तीसरा दिया हुआ है गैल्वेनोमीटर और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी वोल्ट मीटर। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है एमीटर, दूसरा दिया हुआ है वोल्ट मीटर, तीसरा दिया हुआ है गैल्वेनोमीटर और चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी एमीटर। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न एक कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों के आवेश के तुल्य होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 6 गुने 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। ठीक है। 17 नंबर प्रश्न है प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर कितना कूलम ऋण आवेश होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम होता है। ठीक है। 18 नंबर प्रश्न है विद्युत परिपथ में एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो इसका पहला ऑप्शन दिया हुआ है श्रेणी क्रम, दूसरा दिया है 500 क्रम, तीसरा दिया हुआ है ए और बी दोनों और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 500 क्रम। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को किस प्रकार जोड़ा जाता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है श्रेणी क्रम, दूसरा दिया है 500 क्रम, तीसरा है ए और बी दोनों और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 500 क्रम। ठीक है। 20 नंबर प्रश्न है किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर को किस प्रकार संयोजित किया जाता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है श्रेणी क्रम, दूसरा दिया है समांतर क्रम, तीसरा दिया है ए और बी दोनों और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी समांतर क्रम। चलिए 21 नंबर प्रश्न है उस युक्ति का नाम लिखें जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायक करती है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है बैटरी, दूसरा दिया हुआ है एमीटर, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है वोल्ट मीटर और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है गैल्वेनोमीटर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी बैटरी। चलिए अगला प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न है 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल होता है। ठीक है। चलिए 23 नंबर प्रश्न है जूल प्रति कूलम को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन दिया है वोल्ट, दूसरा दिया है वाट, तीसरा दिया है एम्पियर और चौथा ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी वोल्ट। ठीक है। 24 नंबर प्रश्न है विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण कैसे किया जाता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है विद्युत शक्ति, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है विद्युत ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है प्रतिरोधकता और चौथा ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी विद्युत शक्ति। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है लोहा का, दूसरा ऑप्शन दिया है तांबा का, तीसरा दिया है टंगस्टन का और चौथा ऑप्शन दिया है एल्युमिनियम का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी टंगस्टन का। चलिए 26 नंबर प्रश्न है ओम के नियम का सूत्र है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है V = W बटे Q, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है P = V × I, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है V = I × R और चौथा ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी V = I × R यानी V = IR। ठीक है। चलिए 27 नंबर प्रश्न है विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है तांबा, दूसरा दिया है प्लेटिनम, तीसरा दिया हुआ है टंगस्टन और चौथा दिया हुआ है नाइक्रोम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी नाइक्रोम। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है जब ताप में वृद्धि होती है तो किसी चालक का प्रतिरोध पहला ऑप्शन दिया है बढ़ जाता है, दूसरा ऑप्शन दिया है घट जाता है, तीसरा ऑप्शन दिया है स्थिर रहता है और डी ऑप्शन में दिया है चालक पर निर्भर करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी बढ़ जाता है। 29 नंबर प्रश्न है जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है तो गतिशील कण है। पहला ऑप्शन दिया है परमाणु, दूसरा दिया है आयन, तीसरा दिया है प्रोटॉन और चौथा ऑप्शन दिया है इलेक्ट्रॉन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी इलेक्ट्रॉन। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है फ्यूज को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है श्रेणी क्रम, दूसरा दिया है 500 क्रम, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है ए और बी दोनों और चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी श्रेणी क्रम।
चलिए अगला प्रश्न, चलिए 32 नंबर प्रश्न है, चालक के सिरों पर विभवांतर बढ़ने से धारा की प्रबलता पर क्या प्रभाव पड़ता है? पहला ऑप्शन दिया है बढ़ जाती है, दूसरा ऑप्शन दिया है घट जाती है, तीसरा ऑप्शन दिया है समान रहती है, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, 31 नंबर प्रश्न है, ओम का नियम। तो ओम का नियम होता है चालकों का, यानी चालकों पर लागू होता है। ओम का नियम कहाँ लागू होता है? चालक पर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ठीक है, 34 नंबर प्रश्न है, जब तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 श्रेणी क्रम जोड़ा जाता है तो तुल्य प्रतिरोध को प्रदर्शित करने के लिए सूत्र होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, 35 नंबर प्रश्न है, जब तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं तो तुल्य प्रतिरोध को प्रदर्शित करने के लिए सूत्र होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी I/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, 36 नंबर प्रश्न है, यदि R1 और R2 प्रतिरोध पार्श्व बंध में हो तो उसका समतुल्य प्रतिरोध होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी R इक्वल टू R1 R2 बट्टे R1 प्लस R2। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 37 नंबर, घरेलू विद्युत परिपथों में किस संयोजन का उपयोग नहीं किया जाता है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा दिया है पार्श्व क्रम संयोजन, तीसरा दिया है मिश्रित संयोजन, और चौथा ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी श्रेणी क्रम में। चलिए अगला प्रश्न, 38 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन संबंध सही है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, यानी 1A बराबर होता है 10⁻³ ma। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻19 कूलम आवेश होता है, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए 40 नंबर प्रश्न है, धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। पहला ऑप्शन दिया है समरूप, दूसरा दिया है त्वरित, तीसरा ऑप्शन दिया है एक रूप औसत, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है अवमंदित। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी एक रूप औसत। ठीक है, चलिए अगला नंबर प्रश्न है 41 नंबर प्रश्न है, प्रतिरोध के लिए निम्न में कौन संबंध सही है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन बी इसके लिए सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है इसके, पहला ऑप्शन दिया हुआ है लंबाई पर, दूसरा दिया हुआ है अनुप्रस्थ काट का व्यास पर, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है द्रव्यमान पर, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है पदार्थ की प्रकृति पर, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी पदार्थ की प्रकृति पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है श्रेणी क्रम, दूसरा ऑप्शन दिया है पार्श्व क्रम, और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है श्रेणी एवं पार्श्व क्रम दोनों, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी श्रेणी क्रम। तो ये चैप्टर का जितने भी प्रश्न था सारा करवा दिए। ठीक है, अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, और नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का है वह है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इस चैप्टर में जितने पॉजिटिव प्रश्न बन सकते हैं सारे हम लोग एक ही वीडियो में देखेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए इस चैप्टर का पहला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के किस ध्रुव में प्रकट होती है? पहला ऑप्शन दिया है उत्तरी ध्रुव, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है दक्षिणी ध्रुव, तीसरा ऑप्शन दिया है ए और बी दोनों, और चौथा ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी उत्तरी ध्रुव। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में, फ्लेमिंग के वाहस्त नियम के अंगूठे द्वारा क्या प्रदर्शित होता है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है धारा, दूसरा दिया है बल, तीसरा दिया है चुंबकीय क्षेत्र, और चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी बल। चलिए अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है, दक्षिण हस्त अंगूठा नियम में अंगूठे द्वारा किसकी दिशा संकेतित होती है, यानी संकेतिक होती है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है धारा, दूसरा दिया है बल, तीसरा दिया है विद्युत क्षेत्र, और चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, धारा। ठीक है, चलिए 4 नंबर प्रश्न है, किसी प्रोटॉन का निम्न में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाती है? पहला ऑप्शन दिया है द्रव्यमान, दूसरा दिया है चाल, तीसरा दिया है वेग, चौथा दिया है
आघूर्ण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी वेग। चलिए अगला प्रश्न, 5वां नंबर प्रश्न है, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशी कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है दक्षिण की ओर, दूसरा दिया है पूर्व की ओर, तीसरा है अधोमुखी, चौथा दिया है ऊपरी मुखी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी ऊपरी मुखी। चलिए 6वां नंबर क्वेश्चन है, तांबे के तार की आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति कर रही है, इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? देखिए 6वां नंबर क्वेश्चन है, देखिए 6वां नंबर प्रश्न है, तांबे के तार की आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है, इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है 2, दूसरा दिया हुआ है 3, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है ए, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है आधे, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है चौथाई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी आधे। ठीक है। 7वां नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन किसी लंबी विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी चुंबकीय क्षेत्र की संकेतिक क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। ठीक है, यानी केंद्र तार होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, 8वां नंबर प्रश्न है, विद्युत प्रेरण की परिघटना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कुंडली तथा चुंबकीय के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, 9 नंबर प्रश्न है, चलिए 8वां प्रश्न, विद्युत प्रेरण की परिघटना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कुंडली तथा चुंबकीय के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, 9 नंबर प्रश्न है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। पहला ऑप्शन दिया है जनित्र, दूसरा ऑप्शन दिया है गैल्वेनोमीटर, तीसरा ऑप्शन दिया है एमीटर और चौथा दिया हुआ है मोटर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी जनित्र। 10 नंबर प्रश्न है, किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि पहला ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी एसी जनित्र में सर्पी वलय होते हैं जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान है क्या है? बहुत कम हो जाता है, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है परिवर्तित नहीं होता है, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है बहुत अधिक बढ़ जाता है और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है निरंतर परिवर्तित होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए 12 नंबर प्रश्न है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, यानी सभी बिंदुओं पर समान होता है। 13 नंबर प्रश्न है, कौन सी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देती है? पहला ऑप्शन दिया है विद्युत मोटर, दूसरा ऑप्शन दिया है विद्युत जनित्र, तीसरा ऑप्शन दिया है माइक्रोफोन और चौथा ऑप्शन दिया है टेलीफोन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए विद्युत मोटर। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देती है? पहला ऑप्शन दिया है विद्युत मोटर, दूसरा ऑप्शन दिया है विद्युत जनित्र, तीसरा ऑप्शन दिया है माइक्रोफोन और चौथा दिया है टेलीफोन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी विद्युत जनित्र। चलिए अगला प्रश्न, 15 नंबर प्रश्न है, विद्युत मोटर किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। चलिए अगला प्रश्न, 16 नंबर प्रश्न है, प्रतिवर्ती धारा यानी एसी की प्रवृत्ति क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी
50 हर्ट्ज। ठीक है। 17 नंबर प्रश्न है, किसी जनित्र यानी किसी विद्युत जनित्र यानी डायनामो का सिद्धांत आधारित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। पहला दिया ऑप्शन दिया हुआ है वेबर बाय मीटर स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है टेस्ला, तीसरा दिया हुआ है वेबर और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है वेबर मीटर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वेबर होता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र मात्रक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वेबर बाय मीटर स्क्वायर। ठीक है। चलिए 20 नंबर प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है आरस्टेड, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है वेबर, तीसरा दिया है टेस्ला और चौथा दिया है एम्पियर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी आरस्टेड। ठीक है, आरस्टेड हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, चित्र में दिखाए अनुसार कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा क्या है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है दाईं ओर, दूसरा ऑप्शन दिया है बाईं ओर, तीसरा ऑप्शन दिया है कागज से बाहर की ओर आते हुए और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है कागज के भीतर की ओर जाते हुए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कागज में भीतर की ओर जाते हुए। चलिए अगला प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न है, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम बताता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी प्रेरित धारा की दिशा। ठीक है। 23 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है गैल्वेनोमीटर, दूसरा दिया हुआ है मोटर दिया हुआ है, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है जनरेटर और चौथा दिया हुआ है वोल्ट मीटर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गैल्वेनोमीटर। ठीक है। 24 नंबर प्रश्न है, दाएं हस्त के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। पहला ऑप्शन दिया हुआ है आरस्टेड, दूसरा दिया हुआ है फ्लेमिंग, तीसरा दिया हुआ है आइंस्टीन और चौथा दिया हुआ है मैक्सवेल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी मैक्सवेल। चलिए अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति है। पहला ऑप्शन दिया है काल्पनिक, दूसरा दिया है वास्तविक, तीसरा दिया है वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों और चौथा ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी काल्पनिक। चलिए 26 नंबर प्रश्न है, विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज को जोड़ा जाता है। पहला ऑप्शन दिया है अर्थ तार में, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है उदासीन तार में, तीसरा ऑप्शन दिया है विद्युतमय तार में और चौथा ऑप्शन दिया है ठंड तार में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी विद्युतमय तार में। ठीक है। तो ये चैप्टर हम लोग का खत्म हो गया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। इस चैप्टर में जितने भी हम लोग क्वेश्चन बन सकता है सारे हम लोग कवर करते हैं। ठीक है। तो इस चैप्टर का जो पहला प्रश्न है वह है, पहला प्रश्न है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है सीधी रेखा में, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है टेढ़ी रेखा में, तीसरा ऑप्शन दिया है किसी भी रेखा में यानी किसी भी दिशा में। ठीक है। और चौथा ऑप्शन दिया है इनमें सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी सीधी रेखा में। दूसरा प्रश्न है, प्रकाश तरंग उदाहरण है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी विद्युत चुंबकीय तरंग का। तीसरा क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 2.05 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और ऑप्शन डी में दिया हुआ है 1.24 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। पहला ऑप्शन दिया हुआ वास्तविक, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ वास्तविक तथा सीधा और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ वास्तविक और उल्टा और चौथा ऑप्शन दिया हुआ आभासी तथा सीधा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी आभासी तथा सीधा। पांचवा प्रश्न है, एक समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या r है। तो इसका पहला ऑप्शन दिया हुआ है r = 0, दूसरा ऑप्शन दिया है r = ∞, तीसरा ऑप्शन दिया है r = 2f और चौथा ऑप्शन दिया है r = f/2। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी r = ∞। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 6ठा नंबर प्रश्न है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। पहला ऑप्शन दिया है 0, दूसरा दिया है +1, तीसरा दिया है अनंत और चौथा दिया है -1। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी अनंत हो जाएगा। ठीक है। चलिए 7वां नंबर प्रश्न है, एक लड़का समतल दर्पण से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर लंबवत खड़ा है।
लड़के और प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी? पहला ऑप्शन दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर, दूसरा दिया है 200 सेंटीमीटर, तीसरा दिया है 0 और चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 200 मीटर। चलिए 8वां नंबर प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? पहला ऑप्शन दिया है 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। चलिए अगला प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न है, परावर्तन के नियम लागू होता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है केवल समतल दर्पण पर, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है केवल अवतल दर्पण पर, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है केवल उत्तल दर्पण पर और चौथा ऑप्शन दिया है इसमें सभी परावर्तन पृष्ठ पर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी सभी परावर्तक पृष्ठ पर। 10वां नंबर प्रश्न है, गोले दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन दिया हुआ है ध्रुव, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है वक्रता केंद्र, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है फोकस और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है मुख्य अक्ष। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ध्रुव यानी ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन दिया हुआ है मुख्य अक्ष, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है परावर्तित रेखा, चौथा ऑप्शन दिया है आपतित किरण और चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी मुख्य अक्ष। 12 नंबर प्रश्न है, किसी गोले दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? पहला ऑप्शन दिया है आधी, दूसरा ऑप्शन दिया है दोगुनी, तीसरा दिया है तिगुनी, चौथा दिया है चौथाई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी आधी। 13 नंबर प्रश्न है, अभिसारक दर्पण है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है उत्तल दर्पण, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है अवतल दर्पण, तीसरा दिया है समतल दर्पण और चौथा ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी उत्तल दर्पण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है, गोले दर्पण की फोकस दूरी एवं उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? पहला ऑप्शन दिया है r = 2f, दूसरा ऑप्शन दिया है f = 2r, ऑप्शन सी में दिया हुआ है f/2 और डी में दिया है f = r। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए r = 2f। चलिए 15 नंबर प्रश्न है, एक गोले दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? पहला ऑप्शन दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन दिया है 10 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन दिया है 5 सेंटीमीटर और चौथा दिया है 40 सेंटीमीटर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 10 सेंटीमीटर। 16 नंबर प्रश्न है, उस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर और चौथा ऑप्शन दिया है 64 सेंटीमीटर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 16 सेंटीमीटर। 17 नंबर प्रश्न है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है समतल दर्पण, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है अवतल दर्पण, तीसरा ऑप्शन दिया है उत्तल दर्पण और चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी अवतल दर्पण। चलिए 18 नंबर प्रश्न है, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र सी पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? पहला ऑप्शन दिया हुआ है सी पर, दूसरा दिया है एफ पर, तीसरा ऑप्शन दिया है सी और एफ दोनों के बीच और चौथा ऑप्शन दिया है एफ और एवं पी के बीच। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी सी पर। 19 नंबर प्रश्न है, किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बीम से बड़ा पाया गया, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? इसका पहला ऑप्शन दिया है मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है वक्रता केंद्र पर, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है वक्रता केंद्र के परे और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीक होता है। संभवक दर्पण है, पहला ऑप्शन दिया है केवल समतल, दूसरा ऑप्शन दिया है केवल अवतल, तीसरा ऑप्शन दिया है केवल उत्तल और डी में दिया है या तो समतल अथवा उत्तल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी या तो समतल अथवा उत्तल। 21 नंबर प्रश्न है, कौन सा दर्पण आभासी सीधा तथा वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनता है? पहला ऑप्शन दिया है उत्तल दर्पण, दूसरा ऑप्शन दिया है अवतल दर्पण, तीसरा दिया है समतल दर्पण, चौथा दिया है परवलयिक दर्पण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी अवतल दर्पण। चलिए 22 नंबर प्रश्न है, 22 नंबर प्रश्न है, किस दर्पण के वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा होता है? पहला दिया है समतल दर्पण, दूसरा है अवतल दर्पण, तीसरा है उत्तल दर्पण, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी अवतल दर्पण। 23 नंबर प्रश्न है, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब होता है। पहला ऑप्शन दिया है आभासी, दूसरा वास्तविक, तीसरा ऑप्शन दिया है ए और बी दोनों का प्रकार का
और डी ऑप्शन दिया किसी प्रकार का नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ए और बी दोनों प्रकार का होता है, यानी आभासी और वास्तविक दोनों होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है वास्तविक तथा सीधा, दूसरा होता है वास्तविक तथा उल्टा, तीसरा ऑप्शन दिया आभासी तथा सीधा और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है आभासी तथा उल्टा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी आभासी तथा सीधा। ठीक है, 25 नंबर प्रश्न है, जब किसी बीम को किसी अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। यह प्रतिबिंब होता है, पहला दिया है वास्तविक, दूसरा दिया है उल्टा, तीसरा दिया है वास्तविक आभासी तथा आभासी और उल्टा, और डी में दिया है आभासी और सीधा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी आभासी और सीधा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर प्रश्न है, उस दर्पण का नाम बताइए जो बीम का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। पहला ऑप्शन दिया हुआ है अवतल दर्पण, दूसरा दिया है उत्तल दर्पण, तीसरा है समतल दर्पण और चौथा दिया है परवलयिक दर्पण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी उत्तल दर्पण। ठीक है, 27 नंबर प्रश्न है, किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है अवतल दर्पण, दूसरा दिया है उत्तल दर्पण, तीसरा है समतल दर्पण, चौथा ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी उत्तल दर्पण। ठीक है, तो 28 नंबर प्रश्न है, वाहनों में पक्ष दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन दिया है अवतल दर्पण, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है उत्तल दर्पण, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है समतल दर्पण, चौथा ऑप्शन दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अवतल दर्पण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है, वाहन के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन दिया है अवतल दर्पण, दूसरा ऑप्शन दिया है उत्तल दर्पण, तीसरा ऑप्शन दिया है समतल दर्पण, चौथा ऑप्शन दिया है परवलयिक दर्पण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तल दर्पण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है, सौर भट्टियों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है अवतल दर्पण, दूसरा दिया है उत्तल दर्पण, तीसरा दिया है समतल दर्पण, चौथा दिया है परवलयिक दर्पण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी अवतल दर्पण। चलिए 31 नंबर प्रश्न है, विद्युत मोटर के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है। पहला दिया है अवतल दर्पण, दूसरा दिया है उत्तल दर्पण, तीसरा है समतल दर्पण, चौथा है परवलयिक दर्पण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी उत्तल दर्पण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है, सोलर कुकर में किस गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन दिया है अवतल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण, तीसरा है समतल दर्पण, चौथा है परवलयिक दर्पण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी अवतल दर्पण। ठीक है, चलिए 33 नंबर प्रश्न है, हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है। पहला ऑप्शन दिया है अवतल दर्पण, दूसरा दिया है उत्तल दर्पण, तीसरा है समतल दर्पण, चौथा है परवलयिक दर्पण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी अवतल दर्पण का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है, दर्पण सूत्र है। तो हम जानते हैं कि दर्पण सूत्र होता है 1/v + 1/u = 1/f, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और 35 नंबर प्रश्न है, लेंस सूत्र है। तो हम जानते हैं कि लेंस सूत्र होता है 1/v - 1/u = 1/f, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 36 नंबर प्रश्न है, किस प्रकार का लेंस वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के आकार से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। पहला ऑप्शन दिया है अवतल दर्पण, दूसरा ऑप्शन दिया है उत्तल दर्पण, तीसरा ऑप्शन दिया है उत्तलावर्तक तल और चौथा ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तल लेंस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है, किस प्रकार का लेंस आभासी सीधा तथा वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है अवतल लेंस, दूसरा दिया है उत्तल लेंस, तीसरा ऑप्शन दिया है ए और बी दोनों प्रकार का, और चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी अवतल लेंस। 38 नंबर प्रश्न है, अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा वस्तु होता है, छोटा बड़ा समान इसमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी छोटा होता है। ठीक है, 29 नंबर प्रश्न है, अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी आभासी बनता है। ठीक है,
40 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है जल, दूसरा कांच, तीसरा मिट्टी, नहीं तीसरा में दिया है प्लास्टिक और चौथा में मिट्टी दिया हुआ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मिट्टी का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो जितने भी प्रश्न बन सकता है भौतिक विज्ञान से सारा मैंने कंप्लीट कर दिया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करिए एंड बेल आइकन की घंटी को दबा दें ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू। वंदे मातरम। जय हिंद।